कहीं एडमिशन के टाइम ये स्टाफ है, बाद में कहीं चेंज नहीं कर दो। मैंने कहा इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूँ आपको कि ऐसा कभी नहीं मिलेगा। संघर्ष की हम बात करें तो संघर्ष तो देखिए जब से हम जन्म लिए हैं तब से संघर्ष ही हमारे जीवन में। रात को जागरण था, खुश थे और मैं भी खुश था कि कल चलेंगे। मैं उस पल का इंतज़ार था जी। लेकिन जब घर से निकलने का टाइम आया और वो सपना सच हुआ, वो मेरे लिए बड़ी खुशी का पल था। उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने आखिरी में क्या किया, उस गधे को नदी में फेंक दिया। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। ज़िंदगी हर बार एक गारंटी पे नहीं चलती, ये बात याद रखना। हर बार एक उम्मीद पे चलती है। जब हम रात में सोते हैं तो घड़ी का अलार्म लगा करके इस प्रकार से और इस उम्मीद में सोते हैं कि सुबह हम यकीनन उठेंगे, लेकिन गारंटी कभी नहीं होती। जब हम बाइक चला करके कहीं पे जाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद होती है कि हम या तो गाड़ी की टंकी फुल करवाएंगे, या जितना हमें उम्मीद होती है कि हमें वहाँ तक जा कर के वापस आना है, हम ऑलमोस्ट उतना पेट्रोल डला लेते हैं। क्यों? हमें उम्मीद होती है। रोटी बनाते वक्त घर वाले, आपकी मम्मी, आपकी बहन, जो भी हो, वो सिर्फ इसी उम्मीद में रोटी बनाती है कि रोटी का आकार हमेशा गोल होगा, लेकिन गारंटी कभी नहीं होती है। अगर आपके दाढ़ी या मूंछ है, लाइक अगर आप सेविंग करते हैं, तो इस बात की कभी कोई गारंटी नहीं होती कि आप कटेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद और विश्वास से आप हर बार ब्लेड चलाते हैं कि हम कटेंगे कभी नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखो, ज़िंदगी दोस्त कभी गारंटी पे नहीं चलेगी, सिर्फ एक उम्मीद और विश्वास पे चलेगी। आप जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, अगर आप पूर्ण लगन से जिस काम को करोगे, यकीनन आप सफल होंगे। कि जिस भी काम को अगर आप जिस डेडिकेशन से या जिस पूर्ण लगन से करते हो सकता है वर्तमान में उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आप काम करते हैं उसका फ़र्क आज से कुछ साल बाद यकीनन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये बात आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दिन को मैं इतना बेहतरीन, मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन इंटरव्यू में कैप्चर करना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र जी यादव, हमारे SGR स्कूल के डायरेक्टर, उदयपुर मोड़ के रहने वाले, एक बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले, और आज उन्होंने अपनी जो एक वैल्यू क्रिएट करी है और जो अपना एक बेस बनाया है एजुकेशन के क्षेत्र में, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो उनके जीवन में क्या उठापटक रही, क्या बेहतरीन मोमेंट रहे, कब उनका माइंडसेट एजुकेशन में एक अव्वल दर्जे का कुछ बनने का या कुछ करने का हुआ, वो सब कुछ आज हम इस सेशन में डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले सर नमस्ते आपको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज ये टीचर्स डे है और सबसे पहले आपको हमारा दोबारा से प्रणाम। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एज ए यूट्यूब पे सोशल वर्क के अकॉर्डिंग लोगों के लाइफ के जीवन को समझने का प्रयास करता हूं, और उसमें कुछ ऐसी घटित घटनाएं जिनसे हम कुछ चीज़ें सीख सकें। तो आपके लाइफ के जो भी तजुर्बा रहा, जो जीवन की यात्रा रही, उसमें बेहतरीन मोमेंटों को हम जानना चाहेंगे जो शायद हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज डाल पाए। तो आपकी लाइफ की जो जीवन की यात्रा रही, सबसे पहले आपका जो एजुकेशन का जो दौर था, वहाँ से आपकी जीवन की यात्रा बताइए। उसके बाद फिर हमारे कुछ 5-7 सवाल है जो हम आपसे कंसल्ट करेंगे। बताइए सर। सर देखिए, मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ जी, और हम 7 भाइयों में मैं 6वें नंबर पे हूँ। और मेरे घर में एक हमारे टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर एजुकेशन 7 भाइयों में मेरे अलावा किसी ने सीनियर सेकेंडरी पास आउट नहीं की। अच्छा। तो ये लगभग 2005-6 की बात है, जब हमारे घर में मतलब कि एजुकेशन को लेकर के चर्चाएं होती थी। और मैं उससे पहले RL शहरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका था, और साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने वहाँ छात्र संघ चुनाव जनरल सेक्रेटरी पद पे फाइट किया था, उसमें मैं भी सफल भी रहा था। इसके अलावा इसके बाद में हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक B.Ed कॉलेज स्टार्ट करें। मैंने बड़े भाई साहब, जिनका मैं ऋणी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आप सबके सामने आज मैं बैठा हूँ, उनसे
आग्रह किया कि क्यों ना हम एक बीएड कॉलेज एस्टेब्लिश करें। तो उस समय बीएड कॉलेज बड़ी आसानी से मिल जाया करते थे, तो सहयोग कहिए कि उस समय वो चीज़ क्रिएट नहीं हो पाई। अच्छा। और जब हमने इसकी प्लानिंग 2006 से शुरू की, उस समय स्टॉपेज इस वजह से लग गया कि अगले साल देखेंगे, ऐसे करते करते 2-3 साल निकाल दिए। फिर जब हमने जगह वगैरह देख करके ये जगह हमने खरीदी एसजीआर के लिए। अच्छा। उस समय भाई साहब ने बताया कि भविष्य के हिसाब से अपने को जगह कितनी लेनी चाहिए। तो मैंने कहा कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए कि आने वाले समय में छोटी मोटी स्कूलें या सामान्य कॉलेजेज नहीं चलेंगे, और लैंड की रिक्वायरमेंट कम से कम 5 बीघा तो अपने पास होनी चाहिए। तो ये हमने उस समय यहाँ पर ज़मीन परचेज की, और किसी के सहयोग से हमने यहाँ आप सब लोगों के सहयोग से ये कार्य प्रारंभ किया। तब तक हम थोड़ा लेट हो चुके थे, बीएड कॉलेज खुलना बंद हो चुके थे। अच्छा। तो देखिए, हर कार्य को करने के पीछे मैं मानता हूँ कि इंसान की खुद की प्लानिंग के साथ साथ ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो शायद ऊपर वाले की प्लानिंग ये थी कि आप बीएड में नहीं, आप स्कूली एजुकेशन में जाएंगे। और स्कूली एजुकेशन में जब हमने शुरू किया तो हमारी पहचान एजुकेशन सेक्टर में नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश थे आप? बिल्कुल फ्रेश थे, कोई अनुभव नहीं था। और हमारे ऊपर मैं ये कह सकता हूँ, कुछ लोगों ने ये कह कर के एलिगेशन लगाया कि इनका ये काम ही नहीं है, ये कैसे शिक्षा दे पाएंगे जी, तो कैसे इस क्षेत्र में ये कुछ कर पाएंगे, वहाँ बच्चे भेजना बेकार है। और भी कई तरह के एलिगेशन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि एक बार आप 1 साल के लिए हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। तो जब हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में ये संस्था बनाई, तो गार्जियंस का पहला सवाल ये होता था कि आप स्टाफ कितने दिन के लिए रखोगे। अच्छा। कहीं एडमिशन के टाइम ये स्टाफ है, बाद में कहीं चेंज नहीं कर दो। मैंने कहा इस बात की मैं फुल प्रूफ गारंटी देता हूँ आपको कि ऐसा कभी नहीं मिलेगा। और आज तक इस मिथ को चौमुख क्षेत्र में हमने तोड़ा है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ पहले सत्र से काम कर रहे हैं, लगभग उनमें से कई स्टाफ वाले अब भी काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो गए हैं उनमें विशेषकर मोस्ट सब्जेक्ट के टीचर्स वो गवर्नमेंट जॉब में से लगते हैं। अच्छा। और हर साल कोई ना कोई जो भी वैकेंसी आती है उनमें अपने विद्यालय के शिक्षकों का निश्चित रूप से चयन होता है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो। और बहुत सारे मित्र मतलब अपने स्टाफ से तकरीबन ये 50 के लगभग का आंकड़ा है जो स्टाफ से, और साथ ही साथ में तकरीबन 100+ स्टूडेंट अपने गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। और आप सबके आशीर्वाद से और टीचरों के मार्गदर्शन में लगभग इस बार 6 बच्चे नीट में सेलेक्ट होने वाले हैं, जिनका स्कोर 600+ है। अच्छा। ये बड़ा अपने लिए गौरव की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए अपने स्टूडेंट इतने बड़े राष्ट्रीय लेवल के कंपटीशन में अचीवमेंट ले रहे हैं। और संघर्ष की हम बात करें तो संघर्ष तो देखिए, जब से हम जन्म लिए हैं तब से संघर्ष है हमारे जीवन में। जन्म के समय की परिस्थितियाँ हमें पता नहीं, लेकिन जब से हम समझदार हुए हमने सिर्फ संघर्ष ही देखा है। अब संघर्ष की दास्तान कहूँ तो हमारे घर में कच्चा घर था हमारा, तो उसमें छत टपकती थी, मतलब जो छप्पर होता है जिसको हम छान बोलते हैं, उसमें बारिश के मौसम में वो टपकती थी। तो रात भर हम सो नहीं पाते थे। और घर पे एक छोटे थे तब एक दिमाग में एक सोच थी कि कभी न कभी अपने भी एक मकान होगा, अपनी भी एक छत होगी जिससे पानी नहीं टपकेगा जी। और ये लगातार चलता रहा। और 2001 में बड़े भाई साहब सरपंच साहब ने महाराज श्री नरसिंहपुरी जी से ये मकान का मुहूर्त निकलवाया, और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने हमारे गांव का उस समय का सबसे अच्छा मकान और सबसे बड़ा मकान बनाया जी। हाँ, और वो सपना सच हुआ। वो मेरे लिए बड़ी खुशी का पल था।
इसका मतलब ये है कि आपकी जो अभी तक का जो टाइम पीरियड रहा, एजुकेशन में नॉलेज शुरू में कम था, बावजूद उसकी आपने संस्था बनाई और आज एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेहतरीन लेवल पे आप एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। दूसरी चीज़, आपका जब बचपन था उसमें आपका ऐसा समय था कि वास्तव में बरसात का समय जब हुआ, पानी टपकता था, तब आपने सपना देखा कि अपना भी एक पक्का मकान होगा। तो मतलब सपने पूरे होते हैं, आप इस बात को मानते हैं? श्योर। बहुत बार बच्चों का ये सवाल होता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बच्चे गारंटी मांगते हैं। मैं ये मानता हूँ सर, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि गारंटी पे देखो जिंदगी तो खैर नहीं चलती, लेकिन अगर उम्मीद और विश्वास होती है और अगर आप जिस भी प्रोफेशन पे काम करते हैं, लाइक भी टीचिंग हो गया, किसी स्पोर्ट्स फील्ड में हो गए, किसी एक्टिंग लाइन में हो गए, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप उसको लगन से करते हैं ना, तो वास्तव में वही चीज़ आपको बहुत बेहतरीन कामयाब इंसान बनाती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक बहुत रिच फैमिली से, मतलब एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, बावजूद इसके आज आप एक अच्छी पोजीशन पे है। तो इसके पीछे एक मैं सबसे बड़ा अगर क्रेडिट मानूं आपकी लाइफ में, तो किस पर्सन को मानते हैं भाई, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए या कुछ ऐसा मेरी लाइफ में मूवमेंट क्रिएट किया जो शायद मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मुझे हमेशा उनका मार्गदर्शन मिला। वो आप किन को मानते हैं अपनी लाइफ में? सर, मेरी लाइफ में एक व्यक्ति विशेष का स्थान तो है ही है जी, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ साथ मेरे फैमिली का सपोर्ट अच्छा नहीं होता, मेरे शुभचिंतकों का, अपनों का सपोर्ट नहीं होता, तो मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता। अच्छा, तो मतलब लगभग सभी की मेरे भागीदारी रही। हाँ, माता पिता, मेरे गुरुजी, मेरे शुभचिंतक रहे, हाँ, श्री कैलाश जी खातोदिया साहब डेर की डानी, अच्छा, हाँ, शंकर जी टुंडक, और भी कई लोग हैं जिन्होंने मेरा तहे दिल से, मतलब अपना 100% अपना समझ के मेरे को योगदान दिया जी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी लाइफ में, जैसे कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आता है, या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम मान सकते हैं, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब एक बैड मोमेंट होता है जिस वक्त ये एहसास होता है कि वास्तव में ये ज़िंदगी का अंतिम समय है या आगे आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता है। ऐसा कोई मोमेंट कभी आपकी लाइफ में आया होगा जो आपको अगर याद है, फिर वहाँ से क्या रास्ता आपको मिला जहाँ से फिर आपको एक अच्छी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो? अगर आपके साथ कुछ ऐसा समय बीता तो आप हमें बताइए। सर, ये लगभग 2014 की बात है। अच्छा, हाँ, 14-15 की। हमारी संस्थान जब हमारी रन कर रही थी, उस दरमियान ज़मीन को लेकर के अच्छा, कुछ हमारे पड़ोसी लोगों से मतभेद थे, या उनका कुछ जिसको ये कह सकते हैं, उन्होंने कुछ दावा कर रखा था, और वो जैसी भी हो उनकी सोच थी, और उसकी वजह से हमारी कॉलेज की एनओसी रुक चुकी थी। अच्छा, और मान्यताओं में कई दिक्कत आ रही थी, स्कूल मान्यता में भी दिक्कत आ रही थी, और हमारा प्रोजेक्ट लगभग रुक सा गया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि हम शायद इस संस्था को बंद करना पड़े, आगे रन नहीं कर पाए, और साथ ही साथ में ऐसा भी लग रहा था कि रन करेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी जी, और स्ट्रेंथ भी लगभग डाउनफॉल पे थी। अच्छा, लेकिन उस समय एक शख्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, श्री कैलाश जी खातोदिया, वो मुझे लेके गए, जिनका मैं इस जीवन में क्या 100 जन्म में भी एहसान और कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। वो मेरे गुरुदेव, उनको मैंने अपने अंतरात्मा से गुरुजी माना है। अच्छा, श्री बजरंग लाल जी शर्मा जी, जो जिनके आशीर्वाद से ये संस्था फलीभूत हुई। वो आए, उन्होंने देखा, और उनके आशीर्वाद से सब भूमि संबंधी विवादों का सारों का निस्तारण हुआ, और आज आपके सामने एक अच्छी कॉलेज भी रन कर रही है जी, इंग्लिश मीडियम भी हमारी रन कर रही है, 12 तक हिंदी मीडियम भी रन कर रही है, ITI भी चल रही है, और इंग्लिश मीडियम में इस बार हम CBSE का एफिलिएशन भी ले चुके हैं जी, और नेक्स्ट सेशन में हम CBSE का ही बैच चलाएंगे जी। देखो, इस पॉइंट से जो इन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था जिस वक्त ये लगने लगा कि शायद अब आगे कुछ उनको रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिस वजह से वो उनका प्रोजेक्ट रुका। तो वो जो मूवमेंट था इनकी लाइफ में शायद सबसे बुरा रहा। एक चीज़ हमेशा याद रखो आप ज़िंदगी में, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं
उस फील्ड का भले ही मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको उस फील्ड से रिलेटेड कुछ उपदेश दूंगा, तो शायद मैं वहाँ पे मूर्ख हूँ। लेकिन आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसका सही गलत का आपको आकलन करना आता है। बट मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा जो प्रोफेशन है मुझे उसमें मालूम है भाई मुझे क्या करना है। अगर आप शायद उस फील्ड को जानते ही नहीं है फिर आप मुझे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप गलत हैं। अगर ये जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड को रोका जा रहा था इनके काम को, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा इनको नीचे गिराए जाने का भरपूर प्रयास किया गया, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ईश्वर हमेशा, अगर आप सत्य हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि शक्ति की या सत्य की इतनी बड़ी पावर है जिसे आपको किसी भी बुरी से बुरी चीज़ से आपको विजय दिला सकती है। लेकिन ये आपको तब एहसास होगा जब वास्तव में आप अपने आप के साथ सत्य रहते हुए उस काम को करने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, एक आपको बताऊँगा, एक बाप और एक बेटा था जो गधे को लेकर कहीं से निकल रहे थे जी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, अरे बोला भाई तुम लोग पैदल पैदल निकल रहे हो, तुम्हारे साथ गधा है, उस गधे पे बैठ के निकल जाओ जी। तो उन बेटे और बाप को लगा भाई ठीक है बुजुर्ग आदमी सही बात बोल रहे हैं, वो गधे पे बैठ गए। फिर थोड़ी दूर आगे निकले, फिर एक आदमी ने बोला उनको देख करके, देखो देखो 3 गधे साथ जा रहे हैं। उनको ये बात चुभ गई, चलो तीनों गधे बोल रहे हैं तो मतलब हम गधे पे बैठे इसलिए वो गधे बोल रहे हैं। फिर वो अलग अलग हो गए, मतलब पैदल पैदल निकलिए। फिर आगे जाके देखा तो जो उनके पास जो सामान था वो उन्होंने खुद ही कंधे पे डाल रखा था। एक आदमी ने फिर उनको देखा, देखो देखो बोला गधे आदमी जा रहे हैं। बोला कैसे? उसे मतलब उस लड़के के पिता ने उसको पूछा, बोला कैसे? बोला गधा साथ जा रहा है और माल खुद अपने कंधे पे डाल रखा है। उन्होंने फिर उस माल को उस गधे के ऊपर लाद दिया। अब जैसे ही आगे गए, अब आगे जाके उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी फिर उनके ऊपर एक कमेंट पास किया कि देखो एक बेचारा जो बुजुर्ग आदमी है, जो उस लड़की का पिता था, बोला जो बुजुर्ग आदमी है ये बेचारा पैदल जा रहा है और गधे को खाली लेके जा रहे हैं। अब उसने क्या किया, उस आदमी को अपने पिता को बिठा दिया उस लड़के ने। अब फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर एक आदमी ने राय दी कि देखो बोला बाप तो गधे पे जा रहा है, बेटा बेचारा पैदल पैदल जा रहा है। अब वो आदमी उतर के उसने अपने बेटे को बिठा दिया। अब जैसे आगे दूर थोड़ी दूर गए, फिर किसी आदमी ने कमेंट पास किया कि देखो बेचारा बुजुर्ग आदमी तो पैदल पैदल जा रहा है और ये बेटे को नए बेटे को बिठा रखा है। अब उनका दिमाग खराब हो गया सारी चीज सुन के। बोला हमने सब चीजें कर ली, अब हमारे पास एक ही तरीका है, इस गधे को हम लाद लेते हैं। तो उन्होंने आखिर में क्या किया, बाप और बेटे ने एक लकड़ी ली, आगे और पीछे दोनों टांगों को फंसाया और गधे को उल्टा करके लेके चलने लगे। भाई हम गधे को ढोते हैं। फिर आगे एक आदमी मिला, अरे देखो बोला मूर्ख आदमी, बोला खुद गधे हैं इसलिए गधे को घींच रहे हैं। उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने आखिरी में क्या किया, उस गधे को नदी में फेंक दिया। जबकि उनका शुरू में पर्पज ये था कि हम गधे को बेचेंगे, इससे कुछ पैसा लाएंगे और परिवार का खर्चा हमें उठाना है। तो इस कहानी से एक चीज समझने को मिलती है, अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप एक ही ट्रैक पे सही होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के बारे में ये सोचेंगे भाई यार वो मुझे ये राय दे रहा है मैं अब ये करूं, वो मुझे ये बोल रहा है अब मैं वो करूं, वो मुझे ये बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी ट्रैक को नहीं पकड़ पाएंगे। जी पक्का श्योर। ये हमारी लाइफ के हर एक सेक्टर में काम करती है जी। क्योंकि दुनिया कमेंट सर इसलिए पास करती है, देखो जो कुछ कर नहीं रहा होता है उसके बारे में दुनिया ये बोलेगी, जो मैंने भी खुद ने ऑब्जर्व किया है, कुछ नहीं करोगे तो दुनिया बोलेगी, ताने देगी, बेटा कुछ कर ले कुछ कर ले। और जब कुछ करने का प्रयास करोगे तो दुनिया आपको पकड़ के नीचे खींचने का प्रयास करती है जी। वो क्यों? वो इसलिए कि बच्चा आगे बढ़ रहा है। जो मतलब मैंने एक चीज और समझी है कि दुनिया के 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन 20% लोगों को ये फर्क पड़ता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। तो मतलब दुनिया में तो ऐसे लोग बहुत भरे हैं। मैं बात नेगेटिविटी की नहीं कर रहा, लेकिन एक सत्य है जो आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। आप जिस भी प्रोफेशन में काम करोगे, जैसे मुझे भी बहुत बार कमेंट्स मिलते हैं कि आप ये काम करते हैं इसमें आपको क्या मिलता है, मैंने बोला कि सर मुझे देखो इसमें मजा आता है। मैं लाइफ के कुछ उन पार्ट्स को समझने का प्रयास करता हूँ। एक होता है थ्योरिकल, आप किताबों से पढ़िए, एक होता है प्रैक्टिकली लोगों से मिलते हैं। तो जैसे आप प्रैक्टिकल कोई चीज नॉलेज गेन करते हैं तो वहां से आपको ये समझ में आता है भाई जो वो इंसान वहां से अगर वो चीज अचीव कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली मैं जब समझता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलती है। फिर भी लोगों को नेगेटिविटी इस बात में बहुत दिखती है, भाई आप क्यों टाइम बर्बाद करते हो, क्यों फालतू में घूमते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, मुझे मेरा क्लियर विजन दिखता है इस फील्ड में, बट वो चीज उनको नहीं दिख रही। तो ये तो सर वास्तव में आपने रियल बात बोली थी कि समाज में, मैं ये नहीं बोला कि समाज गलत है, समाज की वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं। बहुत सारी चीजें जो हमें समाज ने दी है, बट कुछ लोगों की वजह से वो नाम समाज का खराब होता है जी। तो ये वास्तव में लाइफ के हर इंसान के टाइम पीरियड में या हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार दो बार जरूर आएगा, जब उसका समय बुरा होता है तब परिवार भी शायद उसका साथ तोड़ देता है मेरे हिसाब से। तो उस वक्त आदमी को डिमोटिवेट शायद नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे।
हाँ सर, मेरे मामले में ऐसा है, मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ, हर परिस्थिति में मेरा परिवार मेरे पीछे खड़ा रहा और यही मेरी सफलता की पूंजी है जी। एक चीज़ और पूछूंगा, आपकी लाइफ का अगर वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट पूछा जाए, जैसे अगर मैं देखूं, मुझे जो से याद था, मैं मेरी माँ से एक बार गले मिल करके भरपूर तरीके से रोया था। वो दूर गई थी, फिर वापस आई, तो मैं मतलब मम्मी को गले लगा कर भरपूर, मतलब जितना दिल खोल कर रो सकता था ना उतना रोया था। वो टाइम मुझे ज़िंदगी में बहुत याद रहेगा, शायद मैं उसको ताउम्र नहीं भूलूंगा। तो ऐसे हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे पार्ट होते हैं गोल्डन मोमेंट के। तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप शायद ताउम्र भूलेंगे नहीं, जो आपको हमेशा याद रहेगा? सर, ऐसा मोमेंट जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था हाँ। और मैं एनसीसी कैडेट था। हाँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में सेकेंडरी पास आउट हूँ। तो वहाँ पे मैं एनसीसी कैडेट था, तो हमारा एटीसी कैंप हुआ था। अच्छा। वो जामडोली में हमारा एटीसी कैंप हुआ था। तो उस कैंप के लिए हमारे को 10 दिन के लिए यहाँ से जाना था। उससे पहले मैं कभी घर छोड़ के गया नहीं जी। और वो शायद जुलाई अगस्त का महीना था और 1997-98 की बात है। तो मैं पहले 2 दिन से मैं तैयारी कर रहा था कि मैं जाऊंगा और ये मेरे को सामान चाहिए। तो साथ वाले बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे थे और उस समय हमारे घर में एक चीज़ जिसको एक उस समय पहला ट्यूबवेल बनाया था हमने, बोरवेल ट्यूबवेल। तो पहले पान पूजन का कार्यक्रम होता था, तो वो पान पूजने का कार्यक्रम था, मैं गया उसके पहले दिन। तो सब लोग रात को जागरण था, खुश थे और मैं भी खुश था कि कब चलेंगे। मैं उस पल का इंतज़ार था जी। लेकिन जब घर से निकलने का टाइम आया तो पता नहीं वो एक नेचुरली मेरे साथ ही था या सबके साथ ही होता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा। और मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार वाले, वो इतना मतलब मैं गया तब दुबक करके रोने लगे। अच्छा, इमोशनल। हाँ, इमोशनल। तो मैंने सोचा यार, मेरा जीवन में देखो, मैं जब छोटा था तब से मेरा टारगेट ये था कि मैं कहीं ना कहीं जॉब में सेटल होऊंगा तो डिफेंस में जाऊंगा जी। और उसमें आर्मी मेरी फेवरेट थी। अच्छा। और एनसीसी लेने के बाद में तो लगभग ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे में कूट के भर दी गई थी कि देश सेवा में जाना है अपने को जी। तो सर, उस दरमियान हम घर से निकले तो मैं बता नहीं सकता कि जिस दिन निकले थे उस दिन सुबह से लेकर के रात तक ना तो हम कुछ खा पाए, ना आराम से बैठ सके और साथ में मतलब एक तरह से ये कहूँ मैं अपसेट से रहे। अच्छा। पूरी तरह अपसेट और रात भर सो भी नहीं पाए। अच्छा। वहाँ गए, हमारे को जाते कैंप के रूल रेगुलेशन बता दिए गए और सुबह अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे हमारे उठने का अलार्म बज गया। तो मतलब वो 8-10 दिन हमारे लिए ऐसे निकले जैसे जीवन का सबसे कड़वा अनुभव था वो। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में जी। और बाकी तो देखो ऐसे कभी फील नहीं किया जी। हाँ, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि वास्तव में घर को छोड़ने की कीमत क्या होती है। जी। जब हम घर में रहते हैं उसकी वैल्यू पता नहीं रहती नहीं होती। फैमिली के प्रत्येक सदस्य की वैल्यू पता नहीं रहती है। जब हम अपने घर को छोड़ करके पहली बार घर से बाहर जाते हैं तब पता लगता है कीमत सर हर चीज की है। अभी मुझे इस राइट लेफ्ट हैंड की वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर ये फ्रैक्चर हो गया ना उस दिन वास्तव में मालूम पड़ेगा लेफ्ट हैंड की ताकत वैल्यू जी। तो ये तो क्या है कि जो गिफ्ट में मिलती है सर को या जिसको भगवान ने हमारे को दिया है, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे फैमिली बॉडी हो, चाहे सोशल बॉडी हो, उसकी वैल्यूएशन वो जब नहीं होती है तब पता लगती है। जब वो होती है तब तक वो पता नहीं, एहसास नहीं होता उसकी। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये मेरा मानना है। सर लास्ट सवाल हमारा एक और है, आप अपने साइड से अपने एक्सपीरियंस से जो बच्चा है जो स्टडी फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, उसको आप अपनी ओर से क्या मैसेज दे सकते हैं जिस मैसेज से वो लाइफ में कुछ बेहतरीन चीज़ें अचीव कर पाए? वो किसी भी प्रोफेशन में हो, जरूरी एजुकेशन क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में हो। जैसे अपना प्रोफेशन मान लीजिए, कोई जैसे बच्चा सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, कोई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, या कोई किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी ओर से क्या उसको मैसेज दें जिससे वो लाइफ में एक अच्छा कुछ करने की
एक जिज्ञासा बना पाए। जी ज़रूर। देखिए मेरा मानना है कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन में तभी वो सक्सेस हो सकता है, तभी सफल हो सकता है जब वो अपना 100% दे। जी और 100% वो दे, साथ में मेरा मानना है कि उसके साथ साथ जो भी परिस्थितियाँ हैं उन हर परिस्थितियों में अपना 100% दे। जी उसको कोई भी परेशानी हो उनका सामना करते हुए वो अपना 100% दे। और आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जी और इसमें अपने आप को अपडेट रखें। और आजकल के स्टूडेंट वैसे ही मतलब स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट स्टूडेंट हो गए, मेरा मानना है। जी तो स्मार्ट स्टूडेंट्स को मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि जैसे एक फ़ोन को हम अपडेट करते जी। हैं, स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं ना सर, जी बिल्कुल करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने को अपडेट रखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से जी और पूरे डेडिकेशन के साथ। और अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखें। और मेन अपने जो अपनी सक्सेस की जो की है, अपने फैमिली के ऊपर पूरा विश्वास रखें कि वो आपका हमेशा अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। जी किसी की बातों में नहीं आए। ये आज की जो टेक्नोलॉजी में मोबाइल हुआ या सोशल मीडिया हुआ, इनका इस्तेमाल नहीं करें, या मैं ये कहूँ लिमिटेशन में जो आवश्यकता हो उतना ही करे। तो इनसे बच करके वो आगे बढ़े, जी निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। और ये कभी नहीं सोचे कि ईश्वर ने मेरे साथ ये किया। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, मेरा मानना है। और हो सकता है कई बार अपने को उस समय बुरा लगता है, जी कई बार अपने को बुरा लगता है, जी। लेकिन मेरा मानना है कि वो बुरा लगने का टाइम नहीं है। सर, ये ईश्वर ने शायद आपको और अच्छे के लिए चुना है।